तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खास कर दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। आज मैं आपके मज़ीद सवालात की रोशनी में एक सवाल का जवाब यानी उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं और आप मिलकर सीखेंगे कि वो जो सवाल है उसका पस मंज़र क्या है, उसको समझ कर हम उसको किस तरीके से मज़ीद बआसानी लफ्ज़ों में समझ सकते हैं या उस पर अमल दरामद करके अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनमें कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आज हमारा जो सवाल है वो असलूब के बारे में है, जो पर्चा असालीब नसर के हवाले से है। MA उर्दू, BS उर्दू, जब दीगर जो तलबा तलीबात के इस हवाले से अपनी तालीमी सरगर्मियाँ वो जारी सरी रखे हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में मजमूई तौर पर जानेंगे। असलूब क्या है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसके मानी, इसका मफहूम, इसका जो बैकग्राउंड क्या है और इसका जो बुनियादी मकसद उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर या किसी भी तहरीर के अंदर वो लिया जा सकता है वो क्या है। हम इसको आज बड़े ही उम्दा और सादा लफ्ज़ों में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो नए नाज़रीन सामीन जो हमारे चैनल पर आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे और आपकी इल्मी सरगर्मी में वो मददगार भी साबित हो सके। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में देखा, तो हमारा जो आज का मौजू वो है असलूब का, यानी असलूब क्या है। हम इसको आज जानने की कोशिश करेंगे, जो कि अक्सर हमारा जो MA उर्दू के तलबा तालिबात है, BS उर्दू या दीगर एतबार से जो अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखते हैं, उनमें ये हर किसी भी मौजू पर बात करें, किसी भी किताब के हवाले से देखें, किसी भी जो मज़ामीन है उस हवाले से देखें, तो उनमें बुनियादी तौर पर जो रीढ़ की हड्डी साबित होती है वो असलूब ही कहलाता है। और असलूब ही उस तहरीर को, उस शायरी को, अदीब की सिफ्त या खूबी को बयान करने में या समझने में अहम किरदार वो अदा करता है। तो अब इसको हम आज देखेंगे, इसको पहचानेंगे, ये क्या है, क्यों है और किस तरीके से है और किस तरीके से मज़ीद इसको जान सकते या पहचान सकते भी हैं। अगर लफ्ज़ असलूब की बात करें तो इसकी जो जमा वो है असालीब के हवाले से, यानी लफ्ज़ असलूब की जमा क्या है, असालीब, यानी ये जमा है। और इसका जो ताल्लुक बुनियादी तौर पर देखें तो ये अरबी जुबान से ताल्लुक है इसका, यानी ये अरबी जुबान से ताल्लुक है। और अरबी जुबान में देखो लफ्ज़ जो असलूब है ना, ये वाहिद मुज़क्कर है, यानी असलूब लफ्ज़ ये वाहिद मुज़क्कर के एतबार से पहचाना जाता है। और असलूब की जमा असालीब है, और असालीब ये जो लफ्ज़ हमने देखा इसका ताल्लुक अरबी ज़ुबान से है। तो अब अगर इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में देखें तो इसको अंग्रेज़ी के अंदर हम स्टाइल के नाम से पुकारते हैं या स्टाइल के नाम से जाना जाता है या स्टाइल के नाम से उर्दू ज़ुबानो अदब में इसकी पहचान या बनावट वो समझी जाती भी है। तो अब एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर होगी, अंग्रेज़ी के एतबार से, इस लफ्ज़ का जमा के एतबार से और ज़ुबान के ताल्लुक के एतबार से और ग्रामर के एतबार से देखें तो वाहिद मुज़क्कर, ये चीज़ हमारे सामने वाज़ेह हो गई है। अब यही चीज़ हमारे आगे आने वाले जो नकात हैं, नुक्ते हैं, उनको समझने में मेरी और आपकी मुआवनत भी करेगी। तो अगर इसके मतलब पर बात करें, इसके मतलब को जानने की कोशिश करें, तो लफ्ज़ असलूब का जो मतलब है लुग़वी एतबार से वो हमारे पास आता है तरीका, इसको तर्ज कह लें, इसको अंदाज के नाम से पुकार लें, या इसके मुतबादल जितने भी नाम हैं जिनमें रवश भी कहा जा सकता है वो भी असलूब के जो लुग़वी मानी है उसमें समझा जा सकता है। या इसको कह लें सूरत के नाम से कह लें तो ये भी है, या इसको तौर कह लें ये भी इसके मानों में समझा जा सकता है, या मज़ीद कह ले राह के एतबार से बात कर ले तो ये भी इसको लुग़वी मानी के एतबार से समझा जा सकता है, जो कि मुझे और आपको इसके मानी, इसके पस मंज़र को समझने में रहनुमाई भी करती दिखाई देती हैं।
अब ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर होगी कि इसका जो लुग़वी मतलब वो तरीका, तर्ज है, अंदाज है, रवश है, सूरत है, तौर है, या राह के एतबार से देखें तो ये सारे इसके जो मुतबादल मज़ीद नाम देखें तो ये सारे असलूब के लफ्ज़ी जो मानी है उस एतबार से हमारे पास आ गई। अब इस्तिलाही तौर पर बात देखें तो हमारे पास आता है कि बात करने या कहने के अंदाज को असलूब कहते हैं। तो ये इस किस्म के मुख्तसर तौर पर इस्तिलाही मतलब हमारे सामने आ गया है कि बात करने का जो अंदाज है या बात करने का जो तरीकाकार है या बात करने का जो तर्ज है उसको मजमूई तौर पे असलूब के नाम से पुकारते हैं और उसको असलूब के नाम से जाना भी जाता है। यानी जब अल्फाज बेहतरीन मुंतखब किए जाते हैं और उन्हें जुमलों की लड़ी में परोया जाता है एक ख़ास तरतीब के साथ, वो परोना, उनका इंतखाब करना और उसको पाया तकमील तक पहुंचा, वो असलूब वजूद में लाता है। जब आप अल्फाज का इंतखाब करते हैं वो किसी भी एतबार से होता है, लुग़वी तौर पर, इस्तिलाही तौर पर, वो मजहबी तौर पर, मुआशी तौर पर, मजमून के एतबार से, नस्र के एतबार से, शायरी के एतबार से आप किसी भी लिहाज से अल्फाज का इंतखाब करते हैं तो उन जुमलों में जब आप परोते हैं एक तरतीब के साथ, वो जो तरतीब है उसका जो अंदाज है वो असलूब ही बुनियादी तौर पर कहलाता है और असलूब ही उसको वजूद में लाने का सबब बनता है जो एक ख़ास मफ़हूम या मतलब अदा करने में और उसको समझने में अहम किरदार वो अदा करता है। यानी ये कह रहे हैं कि जिस खूबी या सिफ्त के तहत कलाम वजूद में तो वो असलूब कहलाता है। यानी जिस सिफ्त या खूबी के तहत जो कलाम होता है वो वजूद में आता है, वो सिफ्त, वो खूबी, वो असलूब कहलाती है। यानी असलूब को हमने सादा लफ्ज़ों में देखें वो स्टाइल ही होता है, यानी लिखने का जो अंदाज है, स्टाइल है, तरीक़ाकार है, वो चीज़ क्या है, वो इसको असलूब के मानों में समझी जाती भी है। और यही असलूब किसी फनपार के एतबार से उसके पस मंज़र को और मुसन्नफ़ या अदीब के दरमियान जो कनेक्शन है वो बहाल करने में, उसको समझने में मेरी और आपकी मुआवनत या मददगार भी होता दिखाई देता भी है। यानी अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में, मज़ीद सादा लफ्ज़ों में कह लें कि फ़िक्र व ख़याल का जो लिबास होता है, यानी फ़िक्र व ख़याल का लिबास वो कहता है वो असलूब कहलाता है। यानी इसको किसी न किसी जाविये में जब हम समझने की कोशिश करें, इस एतबार से देखें या इस एतबार से देखें तो ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है कि मौजू और ज़ुबान का जो हुस्न होता है वो असलूब कहलाता है। या यही कह लें कि मौजू और ज़ुबान की जो सूरत होती है, हुस्न होता है, वो असलूब कहलाता है। यानी मौजू और ज़ुबान का जो हुस्न है, वो जो हुस्न है ना, जिसको अब देख लें, लिबास हुस्न के एतबार से, अंदाज के एतबार से या सिफ्त या खूबी के एतबार से, ये सारी चीज़ें क्या है, असलूब कहलाती हैं। जो किसी तहरीर की, वो किसी अदीब का फनपारा है, शायर की शायरी है, उसको समझने में मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से, मजहबी एतबार से या किसी भी एतबार से बाकरे उसको समझने में मेरी और आपकी मुआवन और मददगार वो साबित होती है और इसी चीज़ को असलूब का नाम वो दिया जाता है। यही असलूब कहलाता है। जब हम मुख्तलिफ तरीक़ों से किताबों का मुतालिया करते हैं, किताबों की बात करते हैं, किताबों के अंदर मौजूद अदीब का, शायर का जो तहरीर होती है उसका अंदाज जानने की कोशिश करते हैं, वो जो अंदाज है, वो तरीका है, वो सूरत है, वो राह है, वो असलूब के मानों में समझी जाती है और ये हकीकत पर मबनी बात भी है। यानी अगर इसको मज़ीद लफ्ज़ों में बयां करें कि ज़ुबान के मुख्तलिफ हथियारों के इस्तेमाल का तरीक़ाकार, ये वो चीज़ है। यानी अब इस बात को देखें तो ज़ुबान का हथियारों
یعنی زبان کے ہتھیاروں کا جو استعمال ہے، اب اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جس طریقے کے تحت اس کو بولنے کے اعتبار سے ہے، لکھنے کے اعتبار سے ہے، وہ ہتھیاروں کا جو استعمال ہے وہ استعمال ایک خاص انداز میں ہوتا ہے، اور وہ جو خاص انداز ہے نا وہ اسلوب ہی کہلاتا ہے۔ یعنی اسلوب زبان ہے۔ اردو زبان و ادب کی بات کریں تو زمانے کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی، اس کے لیے خاص انداز وہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے، بات ماضی کی ہے یا کی جا چکی ہے، حال کی جا رہی ہے، یا آنے والے ایام جسے مستقبل کہتے ہیں ان کی جا رہی ہے۔ جب وہ ایک خاص انداز کے تحت وہ فقرہ، وہ جملہ یا وہ شعر ادا کیا جائے گا، وہ خاص انداز وہ کیا ہو جائے گا، وہ اسلوب کے معنوں میں آئے گا۔ یہی عام طور پہ طلبہ طالبات کا جو لکھنے کے اعتبار سے جو مشکوک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ اس کے اسلوب کی اچھائی کے اعتبار سے یا برائی کے اعتبار سے اس کے تعلق کی، اس کی انس کی وضاحت وہ کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ ہم اس کی مزید مثال لے لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب پھول کھلتا ہے اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، تو بالکل اسی طرح جب ایک ادیب یا رائٹر یا شاعر اپنی تحریر صفحہ کرتاس پہ لکھتا ہے تو اس میں سے وہ اچھائی کے اعتبار سے یا برائی کے اعتبار سے جو چیز آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا وہ اس کا اسلوب یا سٹائل کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ میں گالیاں دینا شروع کر دوں، برا بلا کہنا شروع کر دوں، آتے ہی لوگوں کی برائیاں بیان کرتا چلا جاؤں، تو فوراً آپ سمجھیں گے کہ یہ اس کا جو انداز ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ نیگیٹیوٹی کے حوالہ سے ہے۔ اگر آتے ہی میں کوئی اچھی باتیں کہتا کسی موضوع پر بات تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس کا جو انداز ہے یہ پازیٹیوٹی یا مثبت انداز میں ہے۔ تو بالکل یہی چیز کیا ہے، جس انداز سے، جس زاویے سے آپ نے اس چیز کو پرکھا، مثبت کے لحاظ سے یا منفی کے لحاظ سے، وہ اسلوب کے معنوں میں آئے گا، اور یہی چیز کیا ہے، اس بات کی گارنٹی اور ثبوت ہمیں فراہم کرتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ یعنی جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی تحریر کو کسی خاص رنگ میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے تو اس میں جو رنگ اور طریقہ کار آپ کو نظر آتا ہے نا وہ اسلوب کہلاتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ یعنی آپ اس کو مزید لکھ بھی لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو بات ابھی مزید ہم کرنے والے ہیں وہ کیا ہے۔ یعنی جب کوئی ادیب یا شاعر، یعنی ادیب اور شاعر دونوں کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی تحریر میں ایک خاص وہ رنگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے آتا ہے، یعنی ایک خاص رنگ وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے آتا ہے، اور وہ جو خاص رنگ ہے نا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جس کے ذریعے اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ مصنف یا ادیب کس نقطے پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا جو خاص رنگ ہے وہ اسلوب کہلائے گا۔ تو یہی چیز دیکھیں تو اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ چیز سامنے آ گئی، کسی نہ کسی یہاں پہ خاص رنگ کے اعتبار سے، یہاں پہ خاص انداز کے اعتبار سے، یہاں پہ صفت کے اعتبار سے، یہاں پہ بھی انداز کے اعتبار سے، یہاں پہ ہتھیاروں کا استعمال خاص انداز کے اعتبار سے، یا موضوع اور زبان کے حسن کے اعتبار سے بات کریں، فکر و خیال کا جو لباس ہے اس اعتبار سے بات کر لے، یا طریقہ یا روش کے اعتبار سے بات کر لے، تو ان ساری جو چیزوں کا جو محور ہے نا ایک ہی ہے، اور وہ کہتا ہے وہ اسلوب کہلاتا ہے، جس کو انگریزی کے اندر ہم سٹائل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کی اہمیت اور افادیت بھی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کی اہمیت اور افادیت وہ سامنے کس طرح آتی ہے، ہم اس کو بھی کیا ہے چند لفظوں میں سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ اسلوب کے ذریعے وہ کہتا ہے فن کی پہچان ہوتی ہے، یعنی اسلوب کیا کرتا ہے، ہمیں فن کی پہچان کرواتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں فنکار کی بھی اس کی بھی پہچان کرواتا ہے کہ یہ جو فن اور فنکار اور فن پارہ ان دونوں کے مابین وہ کون سی صفت یا خوبی ہے جو اس کے خاص انداز میں بیان کرتی ہے۔ یعنی اس کا مزید کہہ لیں تو اس کی سوچ،
اس کی فکر، اس کے خیال، اس کے بارے میں بھی اس بات کی تصدیق کرواتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر مزید دیکھیں کہ فن پارے اور مصنف کے مابین جو دلچسپی ہوتی ہے وہ اسلوب ہی کرواتا ہے کہ اس کی کس حد تک دلچسپی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، کیسے ہے، اس اعتبار سے بھی۔ پھر داخلیت کے اعتبار سے دیکھیں یا خارجیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارے عناصر یا دیگر جو عناصر ہیں ان سب کی جو پہچان ہے وہ اسلوب ہی کرواتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ آج عزیز طلباء طالبات ہم نے اس بات کو بڑی باریک بینی سے جانا اور پہچانا ہے، اسلوب کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ مزید اگر کوئی آپ کا سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، کمنٹ باکس میں کمنٹس کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔